नमस्कार दोस्तों। क्रूज मिसाइल्स बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से कितनी अलग है और भारत के पास इनमें से कौन सी मिसाइल्स मौजूद हैं? आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए राफेल बेहतर है या FA-18 सुपर हॉर्नेट? हम क्यों महंगे पड़ने पर भी सुखोई 30 MKI को खुद ही बना रहे हैं? थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन रशियन फाइटर जेट्स को कितना बेहतर बना देते हैं? स्वदेशी BVR मिसाइल अस्त्रा को इंटीग्रेट करने के कौन कौन से फायदे हैं और क्या 300 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा भी आने वाली है? इन सभी सवालों के डिटेल्ड जवाब पूरी रिसर्च करके मैं लाया हूं आपके लिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल जोदेव भौमिक जी का है। उन्होंने कहा है कि क्रूज हाइपरसोनिक मिसाइल व बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स वर्सेस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स का फुल कंपैरिजन करिए। मिसाइल्स की बात करें तो मुख्य तौर पर दो कैटेगरी होती हैं, क्रूज मिसाइल्स व बैलिस्टिक मिसाइल्स। दोनों की वर्किंग में काफी अंतर होता है। पहले बात करते हैं क्रूज मिसाइल्स की। इन्हें जब लॉन्चर से छोड़ा जाता है तो ये ज्यादा ऊंचाई तक ना जाकर सरफेस के पैरेलल ट्रेवल करती हैं। इनमें रॉकेट मोटर या टर्बोफैन इंजन लगे होते हैं। इनकी रेंज 100 किलोमीटर से लेकर 1600 किलोमीटर तक हो सकती है और अपने पूरे रास्ते इनका इंजन लगातार इन्हें पावर देता रहता है, यानी क्रूज करवाता है। जैसे हवाई जहाज एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सरफेस के साथ पैरेलल अवस्था में एक समान यानी कांस्टेंट स्पीड पर क्रूज करता है। क्रूज मिसाइल ज्यादा बड़े पेलोड को नहीं ले जा पाती हैं। इसी कारण लगभग सभी क्रूज मिसाइल्स न्यूक्लियर पेलोड वाली ना होकर ट्रेडिशनल पेलोड वाली हैं। इनकी एक्यूरेसी बेहद अच्छी होती है और यह 500 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के स्ट्रेटेजिक एसेट जैसे खास ट्रैकिंग रडार या कंट्रोल स्टेशन को 1 मीटर की एक्यूरेसी के साथ भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। कुछ क्रूज मिसाइल्स बेहद कम ऊंचाई या ट्री टॉप ऊंचाई पर उड़ सकती हैं, जिससे उन्हें ट्रैक कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। स्पीड की बात करें तो मिसाइल्स 3 कैटेगरी में हो सकती हैं। पहली सबसोनिक, यानी कि जिनकी स्पीड आवाज या साउंड की गति से कम हो। साउंड की स्पीड 1235 किलोमीटर पर आवर होती है। ज्यादातर क्रूज मिसाइल्स जैसे अमेरिकन टोमाहोक या भारत की निर्भय मिसाइल सबसोनिक है और इनकी स्पीड 700 से लेकर 900 किलोमीटर पर आवर तक ही होती है। लेकिन ये कम स्पीड होने के कारण काफी मैन्यूवरिंग होती हैं और अपनी पूरी स्पीड तभी दिखाती हैं जब टारगेट के नजदीक पहुंच जाती हैं। खास तौर पर एंटी शिप सबसोनिक क्रूज मिसाइल इसी तरीके से आगे बढ़ती हैं। दूसरी कैटेगरी सुपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल्स की है, जो 1200 से लेकर 5000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक उड़ सकती हैं। भारत की ब्रह्मोस ऐसी ही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो लगभग 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है और इसी कारण इसे एयर डिफेंस सिस्टम से रोकना बेहद मुश्किल है। भारत ने ब्रह्मोस के सरफेस, शिप व एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को तैयार कर लिया है। तीसरी कैटेगरी है हाइपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल्स, जिनकी स्पीड 5000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है। मौजूदा समय में रशिया के पास ऐसी ही किंजल व जिरकोन क्रूज मिसाइल्स मौजूद हैं। भारत भी ब्रह्मोस 2 तैयार कर रहा है, जिसकी स्पीड 8500 किलोमीटर पर आवर तक रहेगी। अब बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स की। ये मिसाइल्स सरफेस के पैरेलल ना जाकर पहले आकाश में काफी ऊंचाई तक जाती हैं और फिर ग्रेविटी के प्रभाव से अपने टारगेट के ऊपर आकर गिरती हैं। भारत के पास 300 किलोमीटर रेंज की पृथ्वी मिसाइल है, तो 5000 किलोमीटर तक जाने लायक अग्नि मिसाइल्स भी मौजूद हैं। रशिया और अमेरिका के पास तो 15000 किलोमीटर दूरी तक जाने लायक भी बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स का ज्यादातर फ्यूल सिर्फ इसे ऊंचाई तक पहुंचाने में ही खर्च हो जाता है। ये रेंज के हिसाब से कई स्टेजेस वाली मिसाइल्स होती हैं। अंतिम चरण में जब इनका पेलोड अपने टारगेट के ऊपर गिर रहा होता है, तब इन्हें किसी इंजन की पावर की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी एक्यूरेसी क्रूज मिसाइल्स जितनी अच्छी नहीं होती है और ना ही इन्हें मैन्यूवरिंग करने के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल्स न्यूक्लियर पेलोड को ले जा सकती हैं और कुछ मिसाइल्स एक साथ 10 छोटे न्यूक्लियर पेलोड को भी ले जा सकती हैं, जिससे अगर अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम से 1 या 2 पेलोड को इंटरसेप्ट कर भी लिया जाए तो बाकी बचे पेलोड्स टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दें। बैलिस्टिक मिसाइल्स ज्यादातर हाइपरसोनिक स्पीड की ही होती हैं, जिस कारण इन्हें रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है।
बात करें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की, तो ये खास डिजाइन की मिसाइल्स हैं जिसमें पहले एक पावरफुल रॉकेट मोटर इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जाता है और फिर यह रॉकेट मोटर अलग हो जाती है। फिर तेज एयर फ्लो से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का इंजन काम करने लगता है और ये काफी तेज स्पीड से ट्रेवल कर सकती हैं। इन्हें बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज को बढ़ाने व एक्यूरेसी को सही करने के लिए तैयार किया गया है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल खास मटेरियल से बनाया जाता है ताकि एयर फ्रिक्शन की वजह से बहुत अधिक टेम्परेचर पर मेल्ट ना हो जाए। ये मैन्यूवरिंग भी होते हैं जिससे थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी इन्हें ना रोक पाए। रशिया की एवेनगार्ड मिसाइल इसी तरह का सिस्टम है जिसकी स्पीड लगभग 33,000 किलोमीटर पर आवर तक होती है। चाइना भी DF-17 नाम के ऐसे ही हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल सिस्टम होने का दावा करता है। फिलहाल भारत के पास इस तरह का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। पिछले वर्ष भारत ने इस तरह का एक टेस्ट जरूर किया था, लेकिन रॉकेट मोटर कमजोर होने के कारण इसे उस ऊंचाई तक नहीं ले जा सका जिससे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का इंजन स्टार्ट हो सके। इसी से मिलता जुलता सैयद सोहेल जी का भी सवाल है कि क्या एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल से ग्राउंड अटैक हो सकता है? प्लीज आंसर। सुहेल जी, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए ड्यूल गाइडेंस वाली मिसाइल्स को इस्तेमाल करना होगा क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम के रडार जमीन से लगभग 250 मीटर की ऊंचाई से ऊपर के ही टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं। ऐसे में उस टारगेट को कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे जो दूर कहीं जमीन पर है या किसी माउंटेन के पीछे है? एयर डिफेंस सिस्टम का रडार इन्हें ट्रैक ही नहीं कर सकता है। यहां ड्यूल गाइडेंस से यह फायदा है कि आकाश में ऑर्बिट कर रहे सैटेलाइट से या अवाक्स एयरक्राफ्ट से उस ग्राउंड टारगेट के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग एयर डिफेंस की मिसाइल्स को हवा में उड़ते हुए रीडायरेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स काम करने पर भी दुश्मन को ज्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स बेहद छोटे पेलोड को कैरी करती है। उन्हें हाई स्पीड व हाई मैन्यूवर्स के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। ग्राउंड अटैक के लिए ट्रेडिशनल क्रूज मिसाइल्स ही अच्छा ऑप्शन होती हैं या फिर फाइटर जेट से स्कैल्प जैसे गाइडेड मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, अगला सवाल विक्रांत यादव जी का है जो कहते हैं कि अमित भाई, थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन के ऊपर वीडियो बनाओ। थ्रस्ट वेक्टरिंग एक प्रोसेस है जिसमें इंजन से निकलती हुई गैसों को अलग दिशा में डाइवर्ट कर दिया जाता है जिससे अचानक डायरेक्शन चेंज हो जाए और हाई मैन्यूवर्स किए जा सकें। थ्रस्ट वेक्टरिंग का इस्तेमाल खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स में होता है। जब ये मिसाइल्स बहुत अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं तो वहां हवा ना के बराबर होती है, इसलिए मिसाइल्स के फिन्स वहां काम नहीं कर सकते हैं। तो मिसाइल को मोड़ेंगे कैसे? इसलिए ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल्स में फिन्स नहीं होते हैं, बल्कि इंजन से निकलती हुई थ्रस्ट को ही नोजल घुमाकर दूसरी तरफ मोड़ा जाता है जिससे ऑटोमेटिकली मिसाइल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फाइटर जेट्स में लगी एयर टू एयर मिसाइल्स व एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स में भी थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम होता है ताकि ये 60G जैसे ग्रेविटेशनल पुल वाले मैन्यूवर्स कर सकें। इसी कारण इनसे फाइटर जेट्स को बचाना मुश्किल होता है। अगर बात करें फाइटर जेट्स की तो उनमें थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल लगाने से फाइटर जेट अचानक डायरेक्शन तो बदल लेगा, लेकिन इससे फाइटर जेट की स्पीड काफी कम हो सकती है जिससे यह स्टॉल होकर क्रैश कर सकता है। इसलिए यह साधारण दिखने वाली टेक्नोलॉजी बेहद जटिल होती है। इसी कारण अमेरिका के पास सिर्फ F-22 ही ऐसा फाइटर जेट है जो थ्रस्ट वेक्टरिंग कर सकता है, वह भी सिर्फ ऊपर या नीचे, लेफ्ट राइट के लिए नहीं। F-35 के वर्टिकल लैंडिंग वाले वेरिएंट में भी टेक ऑफ व लैंडिंग के लिए थ्रस्ट वेक्टरिंग है, लेकिन इसमें इन फ्लाइट यानी लगातार उड़ते हुए थ्रस्ट वेक्टरिंग की काबिलियत नहीं है। सिर्फ रशिया ही इस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, जहां सुखोई 30 MKI, MiG-35 व Su-35 जैसे फाइटर जेट्स अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और इनके इंजन के नोजल किसी भी एक्सिस में घुमाए जा सकते हैं। इसी कारण कोबरा मैन्यूवर्स जैसे बेहद दमदार मैन्यूवर्स करके डॉग फाइट में आसानी से दुश्मन के फाइटर जेट्स व उनकी मिसाइल्स को चकमा दिया जा सकता है। दोस्तों, अगला सवाल विनय मिश्रा जी का है जो कहते हैं प्लीज कंपेयर राफेल M वर्सेस FA-18 सुपर हॉर्नेट। विजय जी, भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 2021 तक सी ट्रायल्स के लिए रेडी हो जाएगा। इसी के लिए नेवी ने कुछ समय पहले 57 फाइटर जेट्स खरीदने की प्रोसेस शुरू की थी, जिसमें फ्रांस का राफेल M व अमेरिका का FA-18 सुपर हॉर्नेट फ्रंट रनर्स हैं। दोनों को कुछ पैरामीटर्स पर कंपेयर करते हैं।
जहां FA-18 सुपर हॉर्नेट पुराने हॉर्नेट डिजाइन पर ही बेस्ड है, वहीं राफेल M नए व रिफाइंड डेल्टा विंग्स डिजाइन पर बना है जो ज्यादा कैपेबल डिजाइन है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी कम है। वहीं रडार्स की बात करें तो FA-18 में AN/APG-79 ASA रडार लगा है, तो राफेल में थेल्स का RBE-2 ASA रडार है। दोनों बराबर काबिलियत और रेंज रखते हैं, हालांकि राफेल का रडार स्लाइटली बेटर माना जाता है। एवियोनिक्स की बात करें तो दोनों में काफी रिफाइंड कॉकपिट और सेंसर्स का फ्यूजन है। दोनों में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, दोनों में सिक्योर्ड डेटा लिंक है, लेकिन राफेल का सेंसर फ्यूजन ज्यादा बेहतर है और इसका स्टेल्थी फाइटर जेट्स को ट्रैक करने वाला IRST सिस्टम FA-18 से ज्यादा रेंज रखता है। FA-18 में दो GE-414 इंजन लगे हैं जिनकी कंबाइंड थ्रस्ट 196 किलो न्यूटन है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1.8 तक है और रेंज 3300 किलोमीटर की है। तो वहीं राफेल में दो M88 इंजन लगे हैं जिनकी कंबाइंड थ्रस्ट मात्र 150 किलो न्यूटन ही है, लेकिन फिर भी यह FA-18 के बराबर ही यानी कि 1.8 मैक पर उड़ सकता है और इसकी रेंज भी 3700 किलोमीटर है जो FA-18 से ज्यादा है। ज्यादा फुर्तीले होने या ज्यादा कलाबाजियां खाने की बात करें तो FA-18 7.6 G तक के मैन्यूवर्स कर सकता है, जबकि राफेल 9 G तक के मैन्यूवर्स कर सकता है और इमरजेंसी में तो यह 11 G तक के मैन्यूवर्स को कर सकता है। FA-18 में 11 हार्ड पॉइंट होते हैं जिस पर यह 8050 किलोग्राम तक की काफी सारी मिसाइल्स ले जा सकता है, जिसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू एंटीशिप मिसाइल्स भी शामिल हैं। राफेल में हार्ड पॉइंट ज्यादा है। इसके 14 हार्ड पॉइंट पर यह 9500 किलोग्राम तक के पेलोड को ले जा सकता है। FA-18 के इंजन की थ्रस्ट ज्यादा होने के बावजूद इसका रेट ऑफ क्लाइंब 228 मीटर पर सेकंड है, जबकि राफेल 305 मीटर पर सेकंड की तेजी से ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। अगर राफेल M और FA-18 को आमने सामने रखा जाए तो दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहले बात करते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज की, जिसमें 30 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर की रेंज में अगर दोनों फाइटर जेट आमने सामने आते हैं तो ऐसे में राफेल को काफी ज्यादा एडवांटेज रहेगा। राफेल के पास ज्यादा बेहतर ASA रडार है। राफेल का रडार क्रॉस सेक्शन भी कम है। साथ ही राफेल में 150 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज वाली मीटियोर मिसाइल है, जिसकी नो एस्केप रेंज FA-18 में लगी M120 मिसाइल से 3 गुना ज्यादा है। साथ ही खुद के बचाव के लिए राफेल में स्पेक्ट्रा काउंटर मेजर सिस्टम है जो FA-18 से बेहतर है। वहीं विद इन विजुअल रेंज की बात करें यानी कि 30 किलोमीटर के अंदर अगर दोनों फाइटर जेट्स आमने सामने आते हैं तो यहां पर भी एडवांटेज राफेल के पास है। साथ ही इसमें जो IRST सिस्टम लगा है इसकी रेंज FA-18 के IRST से ज्यादा है, जिससे यह FA-18 को जल्दी ट्रैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। यह ज्यादा मैन्यूवर्स कर सकता है, इमरजेंसी में तो 11 G तक के मैन्यूवर्स कर सकता है ताकि दुश्मन की लॉन्च की हुई मिसाइल से खुद को बचा सके। वहीं FA-18 में कनार्ड विंग्स नहीं होने के कारण यह इतनी तेजी से मैन्यूवर्स नहीं कर सकता है। इसका रेट ऑफ क्लाइंब भी कम है। साथ ही इसमें स्पेक्ट्रा जैसा बेहतरीन काउंटर मेजर सिस्टम भी मौजूद नहीं है। FA-18 की बात करें तो FA-18 एयर टू ग्राउंड मिशन के लिए काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन यह एयर टू एयर कॉम्बैट मिशन में इतना अच्छा नहीं होता है, जबकि राफेल एक ट्रू ऑलराउंडर है जो कि हर तरह के रोल में, हर तरह के मिशन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। भले ही वह एयर टू एयर मिशन हो, एयर टू ग्राउंड हो या एयर टू एंटीशिप मिशन हो, सब में राफेल की परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहती है। यहां तक कि राफेल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स को भी ले जा सकता है। वहीं जो चीजें राफेल के अगेंस्ट जाती हैं वो है इसकी कीमत। $120 मिलियन प्रति एयरक्राफ्ट की दर से मिलने वाला राफेल FA-18 जो 85 से 90 मिलियन डॉलर में मिल सकता है उससे काफी महंगा है। साथ ही FA-18 की विंग्स को फोल्ड किया जा सकता है, जिससे इसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर काफी कम जगह चाहिए, जबकि राफेल में फिक्स्ड विंग्स हैं, इसको कहीं ज्यादा जगह चाहिए। दोस्तों, फैक्ट बेस्ड इस कंपैरिजन में राफेल हर लिहाज से FA-18 सुपर हॉर्नेट से काफी आगे है, काफी बेहतर है, लेकिन यह काफी महंगा भी है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी FA-18 से ज्यादा है। दोस्तों, अगला सवाल सैमसंग जी का है जो पूछ रहे हैं कि क्या अस्त्रा मिसाइल की और रेंज बढ़ाई जा सकती है। सैम जी भारतीय इंजीनियर्स जी जान से अस्त्रा BVR यानी एयर टू एयर मिसाइल की रेंज बढ़ाने में लगे हुए हैं। पहले इसकी रेंज 80 किलोमीटर थी जो अब 110 किलोमीटर की जा चुकी है।
डीआरडीओ द्वारा निर्मित इस मिसाइल में मिड कोर्स इनिशियल गाइडेंस व टारगेट के नजदीक पहुंचने पर एक्टिव रडार होमिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है और यह AIM-120 मिसाइल की टक्कर वाली BVR मिसाइल है। इसके अलावा 40 किलोमीटर यानी कि शॉर्ट रेंज की इंफ्रारेड होमिंग वाली अस्त्रा भी तैयार की जा रही है। अस्त्रा MK2 जो मौजूदा अस्त्रा मिसाइल से बड़ी होगी और जिसमें सॉलिड फ्यूल रैमजेट या ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करके इसकी रेंज 160 किलोमीटर से भी ज्यादा की जाएगी। अस्त्रा MK3 में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी लगाकर इसकी रेंज 340 किलोमीटर तक बढ़ाई जा रही है। अस्त्रा मिसाइल को सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट किया जा चुका है और जल्दी ही मिराज 2000, MiG-29 व तेजस में भी इसे इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। स्वदेशी BVR मिसाइल के होने के कई फायदे मिलेंगे। पहला है कीमत, जो विदेशों से ली गई BVR मिसाइल से मात्र 25% ही चुकानी होती है। दूसरा फायदा यह रहेगा कि जैसे ही नया और ज्यादा रेंज वाला वेरिएंट तैयार होगा उसे तुरंत इंटीग्रेट किया जा सकता है। सोर्स कोड की कोई समस्या नहीं होगी, ना ही विदेशी कंपनियों के नखरे उठाने पड़ेंगे। आपको याद ही होगा कि मीटियोर बनाने वाली MBDA ने तेजस में इजरायली ASA रडार लगा होने के कारण मीटियोर मिसाइल को तेजस में इंटीग्रेट करने से मना कर दिया था। तीसरा फायदा बड़े ऑर्डर्स देने की मनमानी से छुटकारा है। भारत रशिया से R-77 मिसाइल लेता है तो उसके बड़े ऑर्डर्स ही देने पड़ते हैं। साथ ही जब ज्यादा एडवांस वेरिएंट तैयार हो जाए तो फिर से उसके लिए बड़े ऑर्डर्स दो। उसमें भी रशिया की मर्जी है कि एडवांस वेरिएंट बेचेगा या नहीं, किसी खास फाइटर जेट में इंटीग्रेट करने के लिए सोर्स कोड शेयर करेगा या नहीं। अगर हमें लंबी रेंज की R-73 मिसाइल चाहिए तो उसके लिए नए MiG-35 क्यों खरीदें। जैसे ही स्वदेशी अस्त्रा MK2 और MK3 वेरिएंट तैयार होंगे हम तुरंत उन्हें सारे फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट कर सकेंगे। दोस्तों अगला सवाल मिस्टर मास्टरमाइंड का है, जो कहते हैं कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गेटिंग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इफ इट इज कॉस्टिंग 100 करोड़ मोर एंड द डिलीवरी इज स्टिल स्लो। मास्टरमाइंड जी सुखोई 30 MKI के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम रशिया में बने सुखोई 30 MKI लेते हैं तो हम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा लाइसेंस्ड असेंबल किए हुए सुखोई 30 MKI के मुकाबले 100 करोड़ रुपए कम पे करने पड़ेंगे और डिलीवरी भी जल्दी होगी। मास्टरमाइंड जी सुखोई 30 MKI की कीमत की बात करें तो हमें जरूर नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके कई फायदे भी हैं। हम लाइसेंस्ड असेंबली कर रहे हैं ताकि फाइटर जेट के काफी सारे पार्ट्स की सही टेक्निक, सही वर्किंग व सही तरीके से उसे बनाने की प्रोसेस को काफी सारे इंजीनियर्स को सिखा सकें। इसी से भारत में एरोस्पेस इकोसिस्टम तैयार होगा और इसी का फायदा यह रहा कि हम तेजस को इतनी अच्छी क्वालिटी का बना सके कि आज तक एक भी तेजस दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ। हमने सुखोई 30 MKI बनाते हुए प्रिसीशन मशीनरी को सीखा। जापान ने भी F-16 से मिलता जुलता F-2 बनाने के लिए उस समय के F-16 से 4 गुना ज्यादा कीमत अदा की, लेकिन सीखते गए और अब एक बेहतरीन 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने के लिए जरूरी हर टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। हम फ्रांस से स्कॉर्पियन क्लास की 6 सबमरीन्स ले रहे हैं, लेकिन उन्हें मैन्युफैक्चर भारत में ही कर रहे हैं ताकि हमारी वर्कफोर्स को वेरी हाई स्ट्रेंथ के स्टील को बनाना आए। पूरे प्रिसीशन के साथ मॉडर्न तरीके से इन बड़े बड़े स्टील पार्ट्स को वेल्ड करना आए। सबमरीन के डिजाइनिंग की बारीकियां सीखी जा सकें। भले ही अभी हमें ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही हो, लेकिन जो हम सीखेंगे उससे भविष्य में इनसे भी बेहतर फाइटर जेट व सबमरीन्स स्वदेशी तौर पर ही बना सकेंगे। दोस्तों ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक जवाब तलाशने के लिए मैंने काफी सारी वेबसाइट्स, जिसमें ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, बुक्स, मैगजीन, ब्लॉग्स, रिव्यूज आदि का सहारा लिया ताकि सटीक जानकारी दे सकूं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।